Hello everyone, you are welcome at Alka Education Vlogs. I hope you all will be fine. Today I am starting class 12 Political Science Part 2. चैप्टर 1 शुरू कर रही हूँ बेटा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. आई हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल द चैलेंजेस दैट इंडिया हैड टू फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैन द प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन. एंड आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, सरदार पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. पहले भी बेटा आप ये पढ़ते थे, नेशनल इंटीग्रेशन कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है. और सरदार पटेल का जो रोल है वो पहले भी था, बट दैट वॉज गिवन ओनली इन 2 or 3 लाइन्स. बट अभी ये जो है नया डिटेल में आपके सिलेबस में ऐड किया है, तो अब आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो अब जो है वो क्वेश्चन है कि आपके जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो क्या था. तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे बेटा, देयर वर 2 काइंड्स ऑफ स्टेट्स थे हमारे सामने. एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस विच वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है. और दूसरे थे आपके प्रिंसली स्टेट्स. और प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर क्या था, पैरामाउंसी थी किसकी, ब्रिटिश क्राउन की, ठीक है. यानी कि जो ये किंग हैं वो अपने स्टेट के इंटरनल डिसीजन तो ले सकते थे, बट एक्सटर्नली दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन. जो भी उनके स्टेट के बारे में एक्सटर्नल जो है डिसीजन लेना है वो सब कौन लेता था, ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिशर्स लिया करते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश क्राउन का डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है. तो अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाने लगी तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि जब 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जाएगा तो जो आपके ये प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो ब्रिटिश पैरामाउंसी है वो ख़त्म हो जाएगी एंड दे वुड बिकम, क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है. अब उन्होंने कहा कि जो इन स्टेट्स के किंग या जो प्रिंस हैं, नाउ दे वुड बी द वन हु विल टेक डिसीजन वेदर दे वांट टू गो विद, वो इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. अब आप ये सोचिए, उस समय इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे. अगर ये स्टेट अलग हो जाएं, अब आप सोचिए इतने समय तक वो ब्रिटिश पैरामाउंसी में रहे, अब उन्हें क्या लगा कि मौका मिला है कि अब हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. तो उनमें से बहुत सारे स्टेट्स ये सोच रहे थे कि हम ना इंडिया के साथ जाएं ना पाकिस्तान के साथ जाएं, बल्कि क्या करें, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं. तो आप सोचिए कि अगर ये 565 स्टेट्स अलग हो जाते हैं तो इंडिया कैसा नज़र आएगा. क्या आज जो आप इंडिया देखते हैं, जिस तरीके का कंसोलिडेटेड स्टेट आप देखते हैं, क्या वो ऐसा नज़र आता, कभी भी इंडिया ऐसा नज़र नहीं आता. तो अब जो प्रॉब्लम है वो ये शुरू हो गई कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं अब उनको इंडिया ने भी अप्रोच करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने भी कि हमारे साथ आ जाइए, ठीक है. तो अब अगर वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं तब भी इंडिया के लिए एक जोग्राफिकल इशू हो जाएगा, कैसे आपकी बाउंड्री लाइन जो है वो कैसे डिसाइड होगी. एंड नाउ द प्रॉब्लम वॉज कि जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं दे वर कवरिंग द लैंड पार्ट ऑफ इंडिया का जितना टोटल लैंड एरिया है उसका 48% कवर करते थे. और इन स्टेट्स में जो पॉपुलेशन रहती थी वो रहती थी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 28%. तो आप सोचिए अगर ये 48% कितना बड़ा एरिया होता है, अगर ये अलग हो जाए इंडिया से तो इंडिया कैसा नज़र आएगा, क्या एरिया बचता हमारी कंट्री का, ठीक है. अब सबसे पहले जैसे ही डिक्लेरेशन की ब्रिटिशर्स ने, तो कुछ ऐसे किंग थे जो शायद इसका इंतज़ार ही कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. उन्होंने कहा ना हम इंडिया के साथ हैं और ना हम पाकिस्तान के साथ हैं. इनमें कौन थे, सबसे पहले रूलर ऑफ ट्रैवनकोर, उसने कहा कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं. एंड उसके बाद उसे फॉलो करते हुए आपके कश्मीर ने, जूनागढ़ ने, भोपाल ने एंड आपके राजस्थान के कुछ राजपूत स्टेट्स हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो विद इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है. तो अब सोचिए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जिस इंडिपेंडेंस का, जिस यूनिफाइड इंडिया का सपना जो इंडियंस हैं या इंडियन लीडर्स हैं वो इतने सालों से देखते हुए आए थे, अब वो सपना टूटने जा रहा था. उसको बहुत बड़ा खतरा हो गया था जब ये हो गया कि 565 जो स्टेट हैं अब वो अलग अलग हो जाएंगे. तो ये कितना बड़ा चैलेंज था उस समय इंडिया के सामने, इंडिया को यूनिफाइड करने के लिए. और अब ये भी खतरा पैदा हो गया कि इंडिया जो है वो मोर देन, अभी तो हम 2 टुकड़ों में बटे थे, इंडिया और पाकिस्तान. अब ये खतरा हो गया कि कहीं इंडिया मोर देन 500, तो कहीं इंडिया के टुकड़े नहीं हो जाएंगे. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ इंडिया के सामने जब ये प्रिंसली स्टेट्स के बारे में डिसीजन लिया कि कैसे इंडिया का जो है वो यूनिफिकेशन हो जाएगा. क्योंकि हम तो ये प्लान करके बैठे थे कि पाकिस्तान चला गया कोई बात नहीं, अब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया के पास आ जाएंगे. बट ऐसा नहीं होने वाला था ब्रिटिशर्स के लिए गए इस डिसीजन के अकॉर्डिंग. तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का जो है वो क्या तरीका अपनाया गया. तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इसका जो प्लान ऑफ सोल्यूशन बना उसमें एक बनाई गई फॉर्मेशन किसकी की गई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स की, ठीक है.
एक डिपार्टमेंट बनाया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, और इसमें देयर वर 3 मेंबर्स थे, जिसमें आपके थे सरदार पटेल, ठीक है। इस जो आपका डिपार्टमेंट बनाया गया इसके हेड थे, और आपको पता है कि उस समय सरदार पटेल कौन थे, ही वॉज द होम मिनिस्टर एज वेल एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको मालूम है ना, इंडिया में एक एंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, और उस एंतरिम गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सरदार पटेल थे। एंड ही टुक बर्थ, और कब उनका बर्थ कब हुआ, 31 अक्टूबर 1875 को। आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो बेटा सरदार पटेल जो है वो इस मिनिस्ट्री, इस डिपार्टमेंट के हेड बनाए जाते हैं, और उनके अलावा 2 और मेंबर थे इस डिपार्टमेंट में। वो कौन थे, आपके लॉर्ड माउंटबेटन और आपके वीके मेनन, ठीक है। ये 2 लोग थे। वीके मेनन ही वॉज द सेक्रेटरी, और आपके माउंटबेटन जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को। क्यों, क्योंकि जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे ये सारे प्रिंस मिलकर बनाते थे एक चैम्बर ऑफ प्रिंस, ठीक है। और माउंटबेटन जो कि एक रॉयल फैमिली के मेंबर थे, इस नाते वो इस चैम्बर के हेड हुआ करते थे। तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स बनाया गया, जो डिपार्टमेंट बनाया गया, इसमें वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को। तो इन 3 लोगों ने ये इंपॉर्टेंट टास्क जो इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी, सरदार पटेल के पास, ठीक है। तो अब आपके जो गवर्नमेंट है उसकी क्या अप्रोच थी, गवर्नमेंट की अप्रोच थी, पहला गवर्नमेंट ने 3 फोल्ड अप्रोच यूज़ की प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए। पहला, पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू जॉइन द इंडियन यूनियन, कि जिन स्टेट्स में लोग अग्री हैं इस चीज़ के लिए कि वो इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं, उन स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है, उनके किंग चाहें या नहीं चाहें। देन दूसरी अप्रोच थी, गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम डाइवर्स रीजन्स। जहाँ हमारी गवर्नमेंट को ये लगता था कि कुछ ऐसी रीजन है जहाँ पर डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर स्टेट ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट की। उन्होंने कहा कि हम इन रीजन्स को कुछ ऑटोनॉमी भी देने के लिए तैयार हैं, हम इन्हें कुछ रिलैक्सेशंस भी देने के लिए तैयार हैं, बट इनको इंडियन यूनियन में किसी भी तरीके से शामिल कर लिया जाए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच थी कि इंडिया का इंटीग्रेशन, कंसोलिडेशन किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए। इंडिया की जो नेशनल बाउंड्रीज़ हैं, किसी भी तरीके से उन नेशनल बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके लिए चाहे आप किसी भी किंग को किसी तरह का लालच दीजिए, चाहे उनको किसी भी तरह का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करिए, किसी भी तरीके से, किसी भी शर्त पर आपको इन राजाओं को, इन प्रिंस को मनाना होगा कि वो इंडिया में शामिल हो जाए, ठीक है। तो इस अप्रोच को पूरा करने का जो काम है वो किसने किया, वो किया सरदार पटेल ने। ही टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंडिया का जो इंटीग्रेशन इन प्रिंसली स्टेट्स का वो कैसे किया जाएगा। तो बेटा इस बार सीबीएसई ने आपके इस रेफरेंस में एक स्टडी मटेरियल भी भेजा है, और इस स्टडी मटेरियल में उन्होंने ये 2 आपके मूवमेंट्स हैं, आपके बारडोली सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, इनका रेफरेंस भेजा है, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में सरदार पटेल जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है 1918 के खेड़ा सत्याग्रह से। आपने खेड़ा सत्याग्रह पहले भी सुना है ना, गुजरात में हुआ था, गांधी जी ने लीड किया था इसे। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू होता है, और ये शुरू होने का रीज़न जो है वो ये था कि आपके 1917-18 की बात जब हो रही है, उस समय गुजरात वॉज फेसिंग एक्यूट फेमाइन, बहुत बड़ा अकाल भुखमरी जो है वो आई हुई थी, और ऊपर से यहाँ पे एपिडेमिक फैल गई, प्लेग, ठीक है। अब दोहरी मार पड़ रही थी स्टेट के ऊपर, और ऐसे समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने 23% जो है वो रेवेन्यू की रेट जो है वो बढ़ा दी। अब आप सोचिए, एक स्टेट, वहाँ के लोग जो ऑलरेडी आपके अकाल से भी लड़ रहे हैं, बेचारे प्लेग जैसे बीमारी से भी लड़ रहे हैं, तो हाउ दे वुड बी इन अ सिचुएशन टू पे दिस इंक्रीज टैक्सेशन ऑफ 23%, कैसे दे पाते? जब खेतों में कुछ उग ही नहीं रहा है तो बेचारे टैक्स कहाँ से पे करेंगे? जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो इतना टैक्स कहाँ से भरेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू दिस एपिडेमिक एंड फेमाइन की वजह से, और एपिडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं, आप देखिए किस हद तक लोग जो हैं वो इनजस्टिस टॉलरेट करेंगे। सो पीपल दे हैड बिकम अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, एंड दे रिवॉल्टेड, वो रिवॉल्ट कर देते हैं कि हम बिल्कुल भी टैक्स जो है वो नहीं भरेंगे, हम इस सिचुएशन में हैं ही नहीं। और अब यहाँ जो है वो कौन आते हैं, यहाँ आते हैं आपके महात्मा गांधी जी, जो आपका मूवमेंट है उसकी बागडोर संभालते हैं, ठीक है। वो लोगों को यूनिफाइड करने का काम करते हैं, और
ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लोग ये टैक्स नहीं पे करते उन लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर देती है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी अपने पास जब्त कर लेती है कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर लेंगे। तो अब इस सिचुएशन में जब इतनी वो सिचुएशन आ गई तो यहाँ अब कौन लीडर आया, यहाँ पर सरदार पटेल ही इमर्ज्ड एज अ लीडर बन के वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आपके जो महात्मा गांधी हैं वो सोशलिस्ट मूवमेंट को लुक आफ्टर कर रहे थे एंड लीगल फील्ड जो है इसका, जो इसका आपका ये जो आपका लीगल पार्ट है इस मूवमेंट का, दैट वाज लेड बाय, वो किसने, कौन फॉलो कर रहा था, सरदार पटेल, बिकॉज ही वाज अ प्रोमिनेंट लॉयर थे वो अपने समय के, ठीक है। तो अब सरदार पटेल जो हैं वो इस मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं जो इंक्रीज टैक्स के अगेंस्ट हो रहा था एंड वो फार्मर्स को कहते हैं कि आप बिल्कुल टैक्स जो है वो नहीं पे करेंगे, और जो फार्मर्स हैं उनके बिहाफ पर एक पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में कि इस समय की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो फार्मर्स हैं, जो लोग हैं यहाँ के, वो जो इंक्रीज टैक्सेशन है उसको दे पाएंगे, जो टैक्स है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, उसको वापस ले लिया जाए। तो अब इस पिटीशन का ये रिजल्ट हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो 1917 के लिए जो टैक्स इम्पोज किया था कि भाई जो बढ़ाया था कि 23% टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, उस टैक्स को वापस ले लिया जाता है कि 1917-18 के लिए जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है उस टैक्स को वापस लिया जाता है, अब ये टैक्स लोगों के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। सो इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी सरदार पटेल की। एंड इसके अलावा जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनकी प्रॉपर्टीज़ को वापस कर दिया गया। अब बेटा आपका सेकेंड मूवमेंट जो आता है दैट इज़ वो है आपका बारडोली सत्याग्रह, 1928 में शुरू हुआ था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1918 में शुरू हुआ है खेड़ा मूवमेंट और बारडोली शुरू हुआ है आपका 1928 में। तो आपके इस मूवमेंट ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इसी मूवमेंट में आपके वल्लभ भाई पटेल जी को टाइटल दिया गया था सरदार का, और इसके बाद से ही वो जाने जाने लगे सरदार पटेल के नाम से, ठीक है। तो आपके बारडोली में भी एक सत्याग्रह चल रहा था, और यहाँ पर सत्याग्रह का क्या रीज़न था, रीज़न ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 30% जो लैंड रेवेन्यू है वो बढ़ा दिया था एंड जो लोग हैं दे वर नॉट इन अ कंडीशन टू पे। एक बार में 30% बढ़ा हुआ लैंड रेवेन्यू कौन पे कर सकता था, ठीक है। तो लोगों ने डिनाई कर दिया कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे, लोग रिवॉल्ट कर रहे थे। तो ऐसे में सरदार पटेल आए एंड ही लेड द पेजेंट्स को उन्होंने लीड किया और उन्होंने कहा कि आप रिफ्यूज़ कर दीजिए कि आप जो बढ़ावा रिवेन्यू है वो पे नहीं करेंगे। तो लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये बढ़ावा जो रिवेन्यू है उसको पे करने की हालत में नहीं है, तो इस जो आपने बढ़ाया है उसको, उस रिवेन्यू को वापस ले लिया जाए, उस जो आपने प्रपोजल भेजा उस प्रपोजल को वापस ले लिया जाए। तो अब क्या है आपका, इस समय ये भी हुआ, ये भी कहा गया कि जो लोग ब्रिटिशर्स के या तो डर से या उनको खुश करने के लिए, बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी थे ना जो उनको खुश करने में लगे रहते थे, तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने टैक्स पे कर दिया था ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए, उन लोगों का सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया कि आप सब लोगों के साथ नहीं आ रहे हैं, सब लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये डिमांड की कि हम तब तक टैक्स पे नहीं करेंगे जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट नहीं बना देती जो सही तरीके से एसेस करेगा कि एक्चुअली जो टैक्सेशन है वो क्या होना चाहिए, एक्चुअली जो रेवेन्यू है कि उसकी रेट जो है एक्चुअल रेट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इतना प्रेशर आ रहा है, लोग भी अगेंस्ट होते जा रहे हैं और अब तो लीगली भी कोर्ट तक पहुंच गए हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को शांत करने के लिए क्या किया, उन्होंने कमीशन बनाया, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड कमीशन, ठीक है। और इस कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप असेस करिए यहाँ पर कि इस जगह का जो रेवेन्यू रेट है वो कितना बढ़ना चाहिए, ये क्या होना चाहिए। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी तो उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जो आपका लैंड रेवेन्यू था उसको 30% से घटाकर 6.03% कर दिया गया। सो अगेन इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, ये जो है सरदार पटेल की एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। तो ये तो रहा कि नेशनल मूवमेंट में सरदार पटेल का क्या रोल रहा। अब बेटा आपके प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में सरदार पटेल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपको मालूम है कि 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो किस तरीके से उन्होंने इस काम को किया, अब चलिए देखते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। बेटा आपको पता है कि सरदार पटेल ही इज कॉल्ड एन आयरन मैन
एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि वो जो डिटर्मिनेशन एक बार कर लेते थे उसको वो पूरा करके ही रहते थे, चाहे उसके लिए उनको कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना फेस करनी पड़े। एंड ही हैड सच एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी कि जो भी उनके साथ टच में आता था, जो भी उनके साथ बातचीत करता था, वो उनकी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हुए बिना नहीं रह पाता था। तो अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का जो है वो काम किया। एंड उनकी क्या अप्रोचेस रहीं इंटीग्रेशन में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो पहली अप्रोच थी कि जितने भी किंग या प्रिंस थे इन प्रिंसली स्टेट्स के, जो नवाब थे, उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप किसी भी तरीके से इंडियन यूनियन में शामिल हो जाइए। ठीक है, कि इंडिया ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए, अगर आप भी इंडिपेंडेंट हो गए तो इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। तो इस तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि इंडिया को एक यूनिफाइड नेशन बनाना है। देन सेकेंड, उन्होंने उन लोगों से अपील की कि जब इंडिया का नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो आप लोगों ने हर तरह की हेल्प हमें प्रोवाइड करी। आपको मालूम है कि जितने भी किंग या प्रिंस होते थे वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, ठीक है, इस नेशनल मूवमेंट में जो लोग हैं उनको। तो उनको ये कह के अपील किया कि आपने कंट्री के नेशनल मूवमेंट में पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो व्हेन वी आर गोइंग टू अटेन इंडिपेंडेंस, जब हमें मिलने वाली है, तो उस अखंड भारत के सपने को पूरा करने में, उस यूनिफाइड इंडिया के सपने को पूरा करने में अपना सपोर्ट करिए और अपने स्टेट को इंडिया के साथ यूनिफाइड कर दीजिए। एंड इसके अलावा हर जगह उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच यूज़ करने की कोशिश की, बट वेर एवर ही फेल्ट, क्योंकि वो क्या थे, ही बिलीव्ड इन रियलिज्म में बिलीव करते थे। ठीक है, वो कोई आइडियलिस्टिक पर्सन नहीं थे। ठीक है, वो एक रियलिस्टिक पर्सन थे जो ये देखते थे कि आज की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो जहाँ भी उन्हें लगा वहाँ पर उन्होंने फोर्स भी यूज़ किया। उन्होंने इन राजाओं को, इन नवाबों को ये डर भी दिखाया कि अगर आप अपने आप को ऑटोनॉमस, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन अगर आपके लोग आपके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दें, अगर वो आपके अगेंस्ट हो जाएं कि हमें तो इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो उनको ये डर भी दिखाया कि किस तरीके से उनको इंडिया में यूनिफाइड करें। इसके अलावा उन्होंने उनको ये भी लालच, हर तरह का लालच, हर तरह की ग्रीड, हर तरह का कंसेशन वो इन राजाओं को देने के लिए तैयार थे कि किसी भी कीमत पर इन स्टेट्स को इंडिया में शामिल कर लिया जाए। उन्होंने उनको उनका फ़ायदा भी समझाने की कोशिश की, उनको ये दिखाने की कोशिश की कि अगर आप इंडियन यूनियन में आते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा। उनको ये भी कहा कि अगर आप इंडियन यूनियन में शामिल होते हैं तो आपको प्रिवी पर्सेस दिया जाएगा। प्रिवी पर्सेस क्या है बेटा, एक तरीके से कहिए कि एक पेंशन थी। उन्होंने कहा कि आपको एनुअली एक अमाउंट दिया जाएगा कि आपकी जो लग्जरियस लाइफ है उसमें कोई कमी ना आए। ठीक है, आप अपनी जो शान शौकत है वो इस अमाउंट से मेंटेन कर पाएंगे। देन उनके अलावा उनको ये भी एश्योरेंस दिया कि इंडिया केवल आपका स्टेट चाहता है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हम नहीं लेंगे। आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, आपका खजाना जो भी है, आप वो रख सकते हैं, केवल हम आपके स्टेट को असीड करेंगे। तो ये अप्रोचेज़ उन्होंने यूज़ की प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, और उनकी इन अप्रोचेज़ की वजह से ही मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स 14 अगस्त 1947 तक इंडिया में मर्ज हो चुके थे। एंड बेटा जब इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज किया गया, देन दीज स्टेट्स दे हैड टू साइन वन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता था जिसे कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो 14 अगस्त 1947 तक ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंडिया के फेवर में साइन कर चुके होते थे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो इट वाज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट एवरी स्टेट रिक्वायर्ड टू साइन व्हेन इट असीडेड टू इंडिया। जब वो इंडिया में शामिल होता था तो उसके लिए उसे क्या करना होता था, उसे एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता था। एंड दैट हैड बीन साइंड, हर एक स्टेट को ये डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता था। तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में जो कंसेशन है वो भी लिखे जाते थे कि किस स्टेट को आप क्या क्या रिलैक्सेशन देने वाले हैं, क्या सुविधाएं देने वाले हैं, आपने किसके साथ क्या डील की है। तो दीज वर डिस्कस सेपरेटली, उनको अलग से डिस्कस किया जाता था, उनको अलग से इस इंस्ट्रूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता था। तो इस तरीके से बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो सरदार पटेल की पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होकर, जो उन्होंने अप्रोचेस जो उन्होंने यूज़ की उससे इन्फ्लुएंस होकर इंडियन यूनियन में शामिल हो गए। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे स्टेट थे जहां पर इंटीग्रेशन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो सरदार पटेल ने किस तरीके से इन स्टेट्स के इंटीग्रेशन को फाइनलाइज किया, किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला। बेटा वो स्टेट जहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम रहा, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो एग्जाम्पल हैं आपका कश्मीर का एग्जाम्पल है, आपका हैदराबाद और आपका मणिपुर। बट इसके अलावा भी, ये तो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी ही, बट उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स रहे जहाँ पर इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम रहा। और ये सारे एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि
अगर आप एक अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पर, तो ऑल दीज केसेस, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड अगर आपने बनाया भी है अपना प्रोजेक्ट इस टॉपिक पर, तो भी एग्जामिनर आपसे इन सब रेफरेंसेस के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम रहा बेटा इंटीग्रेशन का, वो था आपका स्टेट ऑफ ट्रावनकोर। आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया है कि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि प्रिंसली स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिल जाएगी, तो सबसे पहले जो ट्रावनकोर स्टेट है उसने डिक्लेयर किया कि भाई हम क्या रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब आप ये देखिए कि जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट होते थे, उनके जो किंग हैं, नवाब हैं, प्रिंस हैं, दे हैड वेरी लग्जरियस लाइफ, है ना, हर समय पार्टीज़ में, और यहाँ वो सोशल गैदरिंग्स में बिजी रहते थे, उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। तो ऐसे में उनके स्टेट को चलाने का काम कौन करता था? उनके दीवान, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे उन्हें। एंड ही वॉज द चीफ एडवाइज़र टू द किंग। नवाब जो भी हैं उनके चीफ एडवाइज़र होते थे। एंड किंग क्या करता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो तो केवल अपनी जो है सहमति दे देता था कि हाँ ठीक है। तो एक्चुअली चलाता कौन था स्टेट को? जो आपके दीवान है वो चलाते थे। तो दे हैड वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्टेट में उनकी बड़ी पहुँच होती थी, ठीक है, बड़ी ताकत होती थी उनके पास। तो ऐसे ही जो आपके ट्रावनकोर के प्राइम मिनिस्टर, ये जो दीवान थे, वो थे आपके सीपी अय्यर, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ट्रावनकोर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, और उन्होंने इसके लिए क्या रीज़न दिया कि क्या है, कोस्टल एरिया है और उनके तीन तरफ क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं, तो वो तो सी रूट के थ्रू किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशन ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो ट्रावनकोर है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा। लेकिन जैसे ही ये डिक्लेयर किया, वैसे ही जो आपके कम्युनिस्ट थे और जो आपके कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि हम किसके साथ जाना चाहते हैं, हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। तो एक रिवॉल्ट शुरू हो गया, एंड दिस रिवॉल्ट हैड बिकम सो इंटेंसिफाइड, इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया कि हमला कर दिया गया किसके ऊपर, सीपी अय्यर के ऊपर। एंड ही वॉज सो मच टेरिफाइड, वो इतना डर गए इस इंसिडेंट के बाद कि उन्हें लगा कि वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं लोगों के विशेज़ के अगेंस्ट जाकर, और उन्हें लोगों के विश जो है उसको मान लेना चाहिए। सो फाइनली ही डिसाइडेड कि जो ट्रावनकोर है उसको इंडिया के साथ असीड कर दिया जाए, एंड दिस वे ट्रावनकोर हैड बीन असीडेड टू इंडिया। अब जो आपका दूसरा केस आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ जोधपुर का। जोधपुर आपका कहाँ है? राजस्थान स्टेट में आता है। जोधपुर में उस समय किंग थे हनुमंत सिंह, ठीक है। एंड ही वॉज निगोशिएटिंग विद बोथ, दोनों के साथ निगोशिएशंस कर रहे थे वो, इंडिया के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। एंड पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट वांटेड टू असीड जोधपुर, किसी भी तरीके से जोधपुर को अपने साथ मिला लेना चाहता था। उसका रीज़न ये था कि अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ चला जाता तो राजपुताना के और दूसरे स्टेट भी थे जो कि पाकिस्तान के साथ जा सकते थे। तो इस उम्मीद से पाकिस्तान हर एक कोशिश कर रहा था कि जोधपुर को अपने साथ मिला लिया जाए, और इसके लिए जिन्ना तो कुछ भी उनकी मांग मानने के लिए, कुछ भी शर्त जो है वो मानने के लिए तैयार थे। इवन ही वॉज रेडी टू गिव एनी कंसेशन, कि उन्होंने एक ब्लैंक पेपर जो है वो साइन करके राजा हनुमंत सिंह को दे दिया कि आप आपकी जो शर्तें हैं वो सब इसमें फिल कर लीजिए। एंड जैसे ही सरदार पटेल को ये बात पता चली, ही कॉल्ड हनुमंत सिंह को, उन्होंने बुलाया और अपनी जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी उससे उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। उनको बताया कि आपको मालूम है कि पार्टीशन किस बेसिस पर हुआ है, रिलीजन के बेसिस पर हुआ है, आप एक हिंदू स्टेट हैं, आपकी पॉपुलेशन हिंदू है, आप उनके साथ अगर एसीड कर जाते हैं, आप अगर पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो इस तरीके से, और उनको ये भी कन्विंस किया कि जो शर्तें आपकी पाकिस्तान मानने को तैयार है, वो सारी सुविधाएं, वो सारी शर्तें हम भी आपको आपकी शर्तें हम मानने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से उन्होंने हनुमंत सिंह को इस तरीके से कन्विंस किया कि उन्होंने लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है, वो उन्होंने इंडिया के फेवर में साइन कर दिया। इस तरीके से जोधपुर और राजपुताना की जो स्टेट्स हैं उनको पाकिस्तान में मिलाने का जो सपना था जिन्ना का, वो अधूरा रह गया, वो पूरा नहीं हो पाया। देन आपका फिर आगे प्रॉब्लम आता है इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ का। जूनागढ़ आपका कहाँ आता है बेटा? गुजरात में। और ये एक बहुत ही बड़ा रेपुटेशन का क्वेश्चन था सरदार पटेल के लिए, क्योंकि गुजरात उनका होम टाउन था। तो सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कर लें और जूनागढ़ मर्ज ना हो पाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती। तो जूनागढ़ में प्रॉब्लम क्या थी? जो जूनागढ़ है वहाँ पर जो नवाब था वो मुस्लिम था, ठीक है, लेकिन वहाँ की जो 70% पॉपुलेशन है वो किसकी थी? हिंदूज़ की थी। तो जो नवाब है वो एसीडेड टू पाकिस्तान, वो चाहता था कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और इसके लिए कौन रोल प्ले कर रहा था? जो उसका प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था शाहनवाज़ भुट्टो, ठीक है। शाहनवाज़ भुट्टो बेटा, अगर आपने बेनज़ीर भुट्टो का नाम सुना होगा तो शाहनवाज़ भुट्टो जो हैं वो उनके ग्रैंडफादर थे, ठीक है। तो शाहनवाज़ भुट्टो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे आपके जूनागढ़ के, वो
जो प्लानिंग कर रहे थे वो नवाब को इस चीज़ के लिए राज़ी कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ वो एक्सीड कर दें, ठीक है। तो जो जूनागढ़ के नवाब है वो भी तैयार थे, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया किसके फेवर में, पाकिस्तान के फेवर में। लेकिन जब सरदार पटेल को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो किसकी है, हिंदूज़ की है, और वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। और जैसे ही पॉपुलेशन को, जैसे ही लोगों को ये पता चला कि जो नवाब है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पाकिस्तान के फेवर में साइन कर दिया है, दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द नवाब। एंड नवाब वो इतना डर गया कि उसे अपनी जान बचाकर वो अपनी सारी ट्रेजरी, खजाना जो भी था लूट लाट कर कहाँ भाग गया, सब भाग गया वो आपका कराची। और अब इस सिचुएशन में कोई किंग नहीं बचा आपका जूनागढ़ में। तो ऐसे में जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे शाहनवाज भुट्टो, ही हैड टू कॉल, उनको इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ा कि आप आइए और आपकी जो जूनागढ़ है उसको एसीड कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से जो आपका जूनागढ़ है उसको एसीड किया गया। एंड फाइनली आपका 20 फरवरी 1948 को एक प्लेबिसाइड क्या होता है, आपका पब्लिक वोट, जनमत संग्रह कराया गया लोगों से कि आप किसके साथ आना चाहते हैं। और आपका 99% जो वोट्स हैं वो इंडिया के साथ शामिल होने के फेवर में आए। और इस तरीके से आपका 20 फरवरी 1948 को जो जूनागढ़ है वो इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ भोपाल। बेटा जो आपका भोपाल है वो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में आता है। भोपाल में भी वही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर जो किंग था वो एक मुस्लिम था और यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदूज़ की थी। और जो किंग था वो ऑटोनॉमस रहना चाहता था, वो ना इंडिया के साथ जाना चाहता था ना वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। एंड ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माउंटबेटन, और उसने माउंटबेटन को अपनी इच्छा बताई कि भाई वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, वो दोनों में से किसी भी स्टेट के साथ नहीं जाना चाहता। तो माउंटबेटन ने उन्हें समझाया कि आप एक स्टेट के बीच में, आप सेंटर में आते हैं तो आप कैसे ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच सकते हैं, क्या दूसरा स्टेट आपको अपने रीजन में से रास्ता देगा। देन ही रियलाइज्ड, और तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ एसीड करेंगे। दिस वे जो आपका जो भोपाल है वो इंडिया के साथ मर्ज हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक केस था बेटा। आपका जो हैदराबाद था उस समय आज प्रेजेंट डे के महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के जो रीजन्स हैं दे कंप्राइज्ड, वो सब मिलकर हैदराबाद बनाते थे। एंड हैदराबाद में उस समय रूल कर रहा था नवाब मीर उस्मान, ठीक है। और ही वॉज द वन ऑफ द 10 richest persons ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, ठीक है। जो टाइम मैगजीन है उसने डिक्लेयर किया था। एंड हैदराबाद ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ, जितने प्रिंसली स्टेट थे उनमें सबसे बड़ा था, ठीक है। ये फुल फ्लैश स्टेट था, इसके पास अपनी खुद की आर्मी, अपना पोस्टल सिस्टम, अपना कम्युनिकेशन सिस्टम था। और जो नवाब है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। उसने कहा कि ना वो इंडिया के साथ जाएगा ना वो पाकिस्तान के साथ जाएगा, और इसलिए उसने इंडिया के साथ नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया। दिस अग्रीमेंट हैड बीन साइन फॉर 1 ईयर के लिए साइन किया गया था। अब ये अग्रीमेंट क्या था, इस अग्रीमेंट में ये था कि हैदराबाद 15 अगस्त 1947 के पहले जो उसकी पोजीशन थी उसको ही मेंटेन करेगा। इट मीन्स वो 15 अगस्त 1947 के पहले ना तो इंडिया का पार्ट था और ना पाकिस्तान का, वो इंडिपेंडेंट स्टेट था, तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहेगा। ये इस स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में लिखा हुआ था। इसके अलावा जो आपका हैदराबाद है उसकी पॉपुलेशन 85% पॉपुलेशन जो थी वो हिंदूज़ की थी, एंड रेस्ट आपकी माइनॉरिटी पीपल यानी कि मुस्लिम्स थे। बट सरप्राइजिंगली ये जो आपकी माइनॉरिटी मुस्लिम्स की थी, जितना भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था हैदराबाद का, दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ दिस, इस मुस्लिम माइनॉरिटी के हाथों में था। एंड अभी हमने आर्मी की बात की थी, तो आपका जो नवाब था उसके पास 24,000 ट्रूप्स थी, एंड उसके पास अपनी पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसे कहते थे रजाकार्स। बेटा ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, रजाकार हु वर कॉल्ड रजाकार्स, ठीक है। तो पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ नवाब वाज कॉल्ड रजाकार्स, एंड ये रजाकार्स कितने थे, दीज वर ऑफ अबाउट 2 लाख, ठीक है। और ये सारे कौन थे, मुस्लिम्स थे, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो एक प्रॉब्लम होनी शुरू हुई कि ये जो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों के बीच में, दोनों ही पार्टीज़ ने, इंडिया ने भी और नवाब ने भी एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। इंडिया ने क्या एलिगेशन लगाया, इंडिया ने कहा कि वो जो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में शर्तें थी जो नवाब है वो उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन शर्तों के अकॉर्डिंग निज़ाम को अपनी फोर्सेज नहीं बढ़ानी चाहिए थी, बट लगातार वो अपनी फोर्सेज बढ़ा रहे थे। दूसरा,
वो पाकिस्तान के साथ निगोसिएशन कर रहे थे, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा ही वॉज प्रोवाइडिंग, वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अम्यूनेशन इकट्ठा कर रहे थे, हथियार इकट्ठे कर रहे थे, और ये सब इस स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट की जो शर्तें थी उसके अगेंस्ट था। नवाब ने भी इंडियन गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाते हुए कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो हैदराबाद है उसकी इकोनॉमिक ब्लॉकेज कर दी है, ठीक है, उससे ट्रेड नहीं करने दे रहे हैं। एंड नवाब ने ये अपील जो है वो यूएन में भी की, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अब इसी समय एक मूवमेंट शुरू हुआ हैदराबाद में, और ये इस मूवमेंट को लीड किया आपके जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे या जो आपके कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। और इसमें आपके फार्मर्स, लेबर्स, सब लोग शामिल थे। जो आपका प्रेजेंट अभी तेलंगाना बेटा सेपरेट हो गया ना, इसी तेलंगाना में ये मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था। एंड दैट वाज अगेंस्ट द ब्रूटलिटीज़ ऑफ नवाब। नवाब की ब्रूटलिटीज़ के अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट वो किया गया था, ठीक है। अब ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, और इस मूवमेंट को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब ने किसको दी? रज़ाकार्स को। और रज़ाकार्स ने ब्रूटली सप्रेस्ड, बहुत ही बुरे तरीके से इस मूवमेंट को सप्रेस किया, और जितने भी हिंदूज जो ये मूवमेंट कर रहे थे उन सबको मार दिया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जला दिया गया। विमेन दे हैड बीन रेप्ड, ठीक है। तो इतना ब्रूटल जो उन्होंने जो है वो स्टेप्स लिए, और ये जो एक मोमेंट था ये एक तरीके से कम्युनल वायलेंस में चेंज हो गया। एंड व्हेन इट हैड बीन रिपोर्टेड टू, जब ये खबर हमारी दिल्ली गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट तक जब ये खबर पहुंची, तो दे हैड डिसाइडेड टू टेक मिलिट्री एक्शन, लेना है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। और इसीलिए हमारी जो आर्मीज़ हैं 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मीज़ जो हैं दे मार्च टुवर्ड्स हैदराबाद पहुंच जाती हैं, एंड इस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो आर्मीज़ हैं वो पहुंचती हैं हैदराबाद में, और 3 दिन की लगातार इस लड़ाई के बाद फाइनली निज़ाम और उसकी जो फोर्सेस हैं वो सरेंडर कर देती हैं। एंड फिर आपके जो नवाब हैं, नवाब को हैदराबाद स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है, एंड दिस वे हैदराबाद हैड बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा बन जाता है। बेटा नेक्स्ट केस आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर का। मणिपुर का केस बहुत एज सच जो है वो कॉम्प्लेक्स केस नहीं था, जिसका बहुत ज़्यादा कहीं जिक्र भी नहीं आता। एक्चुअली मणिपुर में इंडिपेंडेंस के बाद ही जो वहाँ के किंग थे मणिपुर के, महाराजा बोधचंद्र, ठीक है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन कर दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो मणिपुर है वहाँ पर आपके इलेक्शंस हुए, आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी वहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, ये एग्जाम्पल हमेशा के लिए 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि मणिपुर इंडिया का फर्स्ट स्टेट था जहाँ पर पहली बार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्शंस कराए गए थे, ठीक है। तो अब सरदार पटेल ने किंग को फोर्स किया कि भाई ये जो हमने मर्जर साइन किया था कि आप उस मर्जर को फाइनल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट साइन किया था तो उसमें कुछ ही चीज़ें उन्होंने सरेंडर की थी, बट इसके बाद जब यहाँ पर इलेक्शन हो गए और जब ये एक आपका कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, तो जो सरदार पटेल है उन्होंने किंग को फोर्स किया कि भाई वो जो मर्जर है उसको आप पूरे तरीके से ऑफिशियल कर दीजिए। एंड इस तरीके से 21 सितंबर 1947 को जो आपका मणिपुर है वो इंडियन यूनियन में शामिल हो गया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी कि जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली थी आपकी, दे प्रोटेस्टेड, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि किंग ने, जब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है मणिपुर का, एक पार्लियामेंट है मणिपुर की, तो इस असेंबली से बिना पूछे ही मर्जर क्यों साइन कर दिया, ठीक है। और उन्होंने एलिगेशन लगाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कि उन्हें ज़बरदस्ती धोखे से जो है मणिपुर को इंडिया में शामिल किया गया है। क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले तक मणिपुर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता था, फिर वो ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्टरेट रहा, आपको पता है कि म्यांमार के बिल्कुल पास आता है। तो इस तरीके से अभी भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रोटेस्ट होती है। अभी भी समहाउ द पीपल ऑफ मणिपुर दे हैड डिस्ट्रस्ट इन देयर माइंड्स की ज़बरदस्ती मणिपुर को जो है वो इंडिया में मर्ज किया गया था। सो बेटा ये था मर्जर, और यहाँ पर हम ये सब क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि सरदार पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ये 6 नंबर का ज़रूर आएगा, ये पूरा डिटेल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सो आपका अभी जो स्टडी मटेरियल CBSE ने भेजा है उसमें भी कहा है सरदार पटेल एज NCR एंड फॉर नेशनलिस्ट
हमने नेशनल मूवमेंट में सरदार पटेल का रोल देखा। सो किस तरीके से उन्होंने रोल अपना प्ले किया नेशनल मूवमेंट में। सो बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें नेशनलिस्ट कहते हैं। देन कैटलिस्ट, हु इज़ अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो पर्सन होता है जिसके पास आकर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। सो ही वॉज द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। यू कैन सी, आपने देखा किस तरीके से किसी भी तरह की प्रॉब्लम, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती थी उनके पास आते ही। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसका सोल्यूशन उनके पास नहीं हो। एंड तीसरा, आर फॉर रियलिस्ट। ठीक है, उस समय के हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक थे, वो आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे कि अच्छा आदर्श, बट ही वॉज द ओनली वन हु बिलीव इन कि आज क्या है, वो करंट सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेते थे। ठीक है, इवन आप ये देखिए कि कश्मीर का जो मामला था, जब हमने अपनी फोर्सेस को कश्मीर में भेजा और हमारा कश्मीर का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, देन ही वाज द वन जो उस समय ये चाहते थे कि इसी समय पूरे कश्मीर को इंडिया में मर्ज कर लिया जाए, जो उनके पास गया है उसको भी वापस ले लिया जाए। एंड जब हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर के मामले को जब यूएन में रखा, तभी भी वो इसके अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि इंडिया का इंटरनल मैटर है और इंडिया इसको अपने आप डिस्कस करे, अपने आप इसका सोल्यूशन निकाले, किसी तीसरे को इसमें बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक उनकी डेथ हुई तभी भी ही वॉज रिग्रेटेड फॉर द थिंग कि कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो नहीं निकाल पाए। तो आप कहिए ये उनकी रियलिस्टिक पॉलिसीज़ ही थी जिसकी वजह से उस समय की करंट सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए, उसी वजह से इंडिया का जो इंटीग्रेशन है वो पॉसिबल हो पाया। उसी की वजह से आज इंडिया आपको जैसा यूनिफाइड नज़र आता है वो पॉसिबल हो पाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेटा जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको वो सब समझ आ गया होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।